हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिंदी व्याख्याता नवीन शर्मा इम्पल्स एजू ग्रुप दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति पर विचार करेंगे। शब्द शक्ति एक ऐसा प्रकरण है जो कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कंपटीशन क्लासेस के लिए भी शब्द शक्ति प्रकरण जो है वह विशेष महत्व रखता है। तो आइए हम आज इसी शब्द शक्ति विषय पर विचार करते हैं। विषय है हमारा शब्द शक्ति। अगर शब्द के शीर्षक टाइटल को अगर देखें, टाइटल पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां दो बातें सामने आती हैं कि एक तो है शब्द की शक्ति और एक है शब्द में शक्ति। अब विचार यहां यह करना है कि शक्ति जो है, बल जो है वह शब्द का है या बल शब्द में निहित है। तो देखिए, यहां शब्द की कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति जो है वह शब्द का प्रयोग करने में लगाया जाने वाली बल या शक्ति से है। तो इसे शब्द की शक्ति ना कहकर अगर शब्द में शक्ति कहा जाए तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए शब्द में शक्ति सप्तमी तत्पुरुष कहना ही उचित होगा। आइए शीर्षक पर विचार करने के बाद अब हम विचार करते हैं परिभाषा पर। शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात के अर्थ को जिस माध्यम, वृत्ति या साधन से ग्रहण किया जाता है, अर्थ ग्रहण के उस माध्यम या वृत्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात, मान के चलो वक्ता ने कहा पानी दो, श्रोता ने सुना, सुनकर के उसने पहली बार में ही सीधा अर्थ ग्रहण किया कि इसे प्यास लगी है इसलिए पानी मांगा जा रहा है। तो वक्ता की बात के अर्थ को जिस माध्यम या वृत्ति से ग्रहण किया, अर्थ ग्रहण के उस माध्यम या वृत्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। यानी वक्ता के अभिप्रेत अर्थ को ग्रहण करने के लिए जिस माध्यम, वृत्ति या साधन का उपयोग किया जाता है वह माध्यम या वृत्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। अब यह बात बिल्कुल सही है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात के अर्थ को ग्रहण कराने का माध्यम या वृत्ति शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात के अर्थ को हम ग्रहण कैसे करें, किस प्रकार वक्ता की किस रूप में हम वक्ता के अभिप्रेत अर्थ को ग्रहण करें। तो देखिए, उसके लिए काव्य शास्त्र के आचार्य मम्मट ने तो वक्ता के अभिप्रेत अर्थ तक पहुंचने के लिए आचार्य मम्मट ने 3 शब्द दिए और उन्होंने माना कि इन 3 शब्दों के द्वारा हम वक्ता के अभिप्रेत अर्थ को, वक्ता के द्वारा कही गई बात के अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने
नाम दिया वाचक शब्द, दूसरा नाम उन्होंने दिया लक्षक, और तीसरा नाम उन्होंने दिया व्यंजक। सबसे पहले अर्थ ग्रहण जो होता है, अर्थ ग्रहण जो किया जाता है वह वाचक शब्द के माध्यम से किया जाता है। यदि वाचक शब्द के माध्यम से वक्ता का अभिप्रेत अर्थ व्यक्त नहीं होता है तो फिर अर्थ जो है वह लक्षक के माध्यम से ग्रहण होता है। यदि वाचक और लक्षक दोनों ही शब्दों के माध्यम से वक्ता का अभिप्रेत अर्थ व्यक्त नहीं होता है तो फिर वहां व्यंजक शब्द के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, आइए हम विचार कर रहे हैं हमारा पहला शब्द वाचक पर। वाचक शब्द से तात्पर्य है शब्द का सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ, यानी सबसे पहले जो अर्थ ग्रहण होता है वो शब्द का सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये आप भी जानते हैं कि हिंदी में कई शब्द, बहुत सारे शब्द हैं जो अनेकार्थी होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन अपने प्रत्येक शब्द का अपना एक सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ होता है। तो वाचक शब्द यही कह रहा है कि आप शब्द का सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण कीजिए। जब शब्द का सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जा रहा है तो इसे शब्द का मुख्यार्थ कहा जाता है। इसको एक और नाम भी दिया गया है, इसे वाच्यार्थ भी कहा जाता है। इसको एक और नाम भी दिया है आचार्य ने, इसे अभिधेयार्थ भी कहा जाता है। यानी मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ से तात्पर्य है शब्द का सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ। शब्द के सीधे सामान्य लोक प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ का बोध जहां हमें होता है, जिस शक्ति के माध्यम से हमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध हो रहा है, तो इसी आधार पर शब्द की पहली शक्ति मानी गई है अभिधा शक्ति। अभिधा शब्द की पहली शक्ति है जो हमें शब्द के सामान्य लोक प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ का बोध कराती है। जब या जिस शक्ति के माध्यम से हमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध होता है वह शक्ति ही अभिधा शक्ति कहलाती है। अभिधा शक्ति का अभिधेयार्थ जो है अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ जो है वो अपने आप में पूर्ण व स्पष्ट होता है और उसे ग्रहण करने के लिए पाठक या श्रोता को किसी प्रकार की कल्पना या तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ अपने आप में पूर्ण व स्पष्ट होता है और उसे यथावत ग्रहण किया जाता है। जैसे मैं कहूं जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आपने सुना, सुनकर के आपने पहली बार में ही सीधा अर्थ ग्रहण किया कि राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है। तो जैसा वक्ता ने कहा श्रोता ने उसके अर्थ को वैसे ही ग्रहण किया। जब श्रोता के द्वारा कही गई बात के अर्थ को यथावत उसी रूप में ग्रहण किया जाता है तो वह शब्द का मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ होता है और इसका बोध कराने वाली शब्द की पहली शक्ति हो जाती है अभिधा शक्ति। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम वाचक, लक्षक और व्यंजक इन तीनों ही शब्दों से निकलने वाले अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो देखिए,
वक्ता ने कहा मैं राजस्थानी हूं। वक्ता ने कहा मैं राजस्थानी हूं। श्रोता ने सुना और सुन करके उसने पहली बार में ही सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया कि ये राजस्थान का रहने वाला है, इसीलिए इसके द्वारा कहा गया है कि ये राजस्थानी है। तो यहां पाठक या श्रोता के द्वारा सुनकर के पहली बार में ही उसने राजस्थानी शब्द का सीधा अर्थ ग्रहण किया। राजस्थान का निवासी। अब देखिए कि इस राजस्थानी शब्द का जब राजस्थानी शब्द का अर्थ राजस्थान का निवासी होना ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया जा रहा है, तो ये राजस्थान का निवासी अर्थ जो है वह शब्द का कौन सा अर्थ कहलाएगा? सामान्य लोक प्रचलित अर्थ कहलाएगा, जिसे कि हम मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अविधेयार्थ कह सकते हैं। और इस मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और अविधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द की पहली शक्ति कौन सी हो जाएगी? हमारी अविधा शक्ति, क्योंकि अविधा शक्ति के द्वारा अर्थ को यथावत ग्रहण किया जाता है। किसी प्रकार की कल्पना और तर्क शक्ति का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि अविधेयार्थ अपने आप में पूर्ण व स्पष्ट होता है और उसे यथावत ग्रहण करते हैं। यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि मैं राजस्थानी हूं, जिसका हमने सीधा सामान्य लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया है कि ये राजस्थान का निवासी है, राजस्थान का रहने वाला है। तो ये राजस्थान का निवासी सामान्य लोक प्रचलित अर्थ हुआ, जिसे कि मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अविधेयार्थ भी कहा जाता है, और इसका बोध कराने वाली शब्द की पहली शक्ति हो जाएगी अविधा। अब देखिए दूसरा शब्द उन्होंने दिया लक्षण। जब वक्ता का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ, वाच्यार्थ ग्रहण करने पर नहीं होता है, तो फिर वहां लक्षक शब्द के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी मुख्यार्थ से हटकर जब लक्षणों के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षणों के आश्रय से कोई अर्थ प्राप्त होता है, तो वह अर्थ लक्षक के माध्यम से ही व्यक्त होता है। इस लक्षक से तात्पर्य है लक्षार्थ, और लक्षार्थ से तात्पर्य लक्षण से। यानी जब शब्द के सामान्य लोक प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अविधेयार्थ से हटकर जब लक्षणों के आधार पर अर्थ निश्चित किया जाता है, लक्षणों के आश्रय से प्राप्त होने वाले अर्थ को लक्षार्थ कहा जाता है। और इस लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द की दूसरी शक्ति हो जाती है लक्षण शक्ति। यानी इस लक्षणों के आश्रय से प्राप्त होने वाला अर्थ लक्षार्थ कहलाता है, और लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द की पहली शक्ति हो जाती है, शब्द की दूसरी शक्ति हो जाती है लक्षण शक्ति। यानी जब शब्द के वाच्यार्थ, मुख्यार्थ से हटकर लक्षणों के आश्रय से प्राप्त अर्थ को लक्षार्थ और लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षण शक्ति। देखिए जैसे किसी ने कहा तेरी आंखों का पानी ढल गया है, तेरी आंखों का पानी ढल गया। यहां एक पहले भी कहा गया था कि पानी दो, पानी शब्द वहां भी आया था, और वहां सुनकर के पहली बार में ही सीधा अर्थ ग्रहण किया गया था कि इसे प्यास लगी है। मैं ये कहूं कि वहां पानी का अर्थ प्यास लगना और पानी या जल ही लिया गया, तो वो शब्द का सामान्य लोक प्रचलित अर्थ था। ठीक है, यहां उदाहरण में कहा जा रहा है कि तेरी आंखों का पानी ढल गया है,
तो देखिए पानी शब्द यहां भी आ रहा है। अब सबसे पहले जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो वाचक के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अगर हम वाचक के माध्यम से इस पंक्ति का अर्थ लेते हैं तो यहां अर्थ निकल करके आता है कि तुम्हारी आंखों से पानी ढल गया है, मतलब आंखों से आंसू बह रहे हैं, ढल रहे हैं। तो ये बात तो पाठक और श्रोता भी जानते हैं। तो क्या वक्ता जो कहना चाहता है, जिस अर्थ को वह पहुंचाना चाहता है, क्या वो अर्थ व्यक्त हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि अगर आंखों से निकलने वाले आंसू, ढलने वाले आंसुओं का जल अगर अर्थ लिया जा रहा है तो वक्ता का अभिप्रेत अर्थ व्यक्त नहीं हुआ। क्योंकि यहां शब्द का मुख्यार्थ वाच्यार्थ अर्थ लेने पर वक्ता का अभिप्रेत अर्थ प्राप्त नहीं होगा। यहां वक्ता जो है वो ये कहना चाह रहा है कि अब से पहले तुम्हारी आंखों में पानी था। यहां पानी का अर्थ जल ना लेकर, यहां पानी का अर्थ जल ना लेकर लाज शर्म आदर सम्मान लिया गया है। और वक्ता यह कहना चाहता है कि अब से पहले तुम्हारी आंखों में पानी था, मतलब बड़े लोगों के प्रति आदर सम्मान का भाव भी था, लाज शर्म भय भी तुम्हारी आंखों में झलकता था। लेकिन वर्तमान स्थिति तुम्हारी ये बता रही है कि अब तुम्हारी आंखों में वह पानी नहीं रहा, यानी बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव अब तुम्हारी आंखों में नहीं है। तो यहां अब ये बात हमें पता किससे चल रही है? ये बात लक्षणों से ही निकल करके आ रही है कि अब से पहले आंखों में पानी था और अब पानी नहीं है। पहले के लक्षण ये बता रहे थे कि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आंखों में बड़े लोगों के प्रति आदर सम्मान का भाव भी था, एक लाज भय भी था। लेकिन वर्तमान के लक्षण ये बता रहे हैं कि अब तुम्हारे वह पानी नहीं रहा, अब तो वह पानी ढल गया, सारे लाज शर्म आदर सम्मान का भाव तुमने त्याग दिया। तो ये बात हमें लक्षणों से पता चल रही है। तो लक्षणों के आश्रय पर जो, लक्षणों के आधार पर जो अर्थ निश्चित किया जाता है, या मैं ये कहूं कि लक्षणों के आश्रय से जो अर्थ प्राप्त होता है उसे ही लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द की दूसरी शक्ति हो जाती है लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति में अर्थ जो है वह लक्षणों के आश्रय से प्राप्त अर्थ होता है। अब देखिए हमारा यहां उदाहरण था, मैं राजस्थानी हूं। एक बार फिर से इसी उदाहरण पर आते हैं और देखिए कि यहां क्या कहा जा रहा है, मैं राजस्थानी हूं। श्रोता ने सुना, सुनकर के उसने वाचक शब्द के माध्यम से शब्द का सामान्य लोक प्रचलित अर्थ राजस्थानी का सामान्य लोक प्रचलित अर्थ राजस्थान का निवासी ग्रहण किया था। लेकिन यहां हम वक्ता का अभिप्रेत अर्थ जो है वो लक्षक के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से हटना होगा। यानी हमने राजस्थानी शब्द का जो राजस्थान का निवासी अर्थ ग्रहण किया था उस अर्थ को हमें छोड़ना होगा और अब हमें लक्ष्यार्थ से अर्थ ग्रहण करना होगा, अर्थात लक्षणों के आश्रय से अर्थ ग्रहण करना होगा। जब हम लक्षणों के आश्रय से अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम यानी इस राजस्थानी शब्द को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक मानेंगे। राजस्थान की संस्कृति का द्योतक मानने से तात्पर्य क्या है वो देखिए कि जब वक्ता ने कहा मैं राजस्थानी हूं तो हमने शब्द राजस्थानी शब्द के सामान्य लोक प्रचलित अर्थ राजस्थान के निवासी होने को छोड़ दिया और अब हम अपने मन में उस वक्ता की बात को सुनकर के ये विचार कर रहे हैं कि यार इस व्यक्ति के रहन सहन, बोलचाल, खान पान, इसकी वेशभूषा से ये हमें राजस्थान का रहने वाला प्रतीत
हो रहा है। अब जब हम रहन सहन, बोलचाल, खानपान आदि से उसे राजस्थान का निवासी होना मान रहे हैं, तो रहन सहन, बोलचाल, खानपान ये सब क्या हुए? ये सब लक्षण हुए। और लक्षक कह भी यही रहा है कि जब शब्द के मुख्यार्थ से हटकर, अर्थात शब्द के सामान्य लोक प्रचलित अर्थ से हटकर जब लक्षणों के आधार पर अर्थ निश्चित किया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है, और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षण शक्ति हो जाएगी। तो यहां अब रहन सहन, बोलचाल, खानपान ये सब लक्षण है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब क्या है? किसी देश की संस्कृति के ही अंग है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या देश की संस्कृति क्या होती है कि उस देश में रहने वाले लोगों के खान पान, वेशभूषा, बोलचाल ये सब क्या है? ये सब उसकी संस्कृति को ही व्यक्त करते हैं। और यहां हमने भी यही कहा है कि यदि इस राजस्थानी शब्द को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक हम मान लें तो ये क्या होगा? ये लक्ष्यार्थ होगा। और जहां लक्ष्यार्थ का बोध होता है तो वहां शब्द की दूसरी शक्ति कौन सी हो जाएगी? लक्षण शक्ति हो जाएगी। इन दोनों को हम अन्य उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ढल रही है रात, आता है सवेरा। देखिए, दो उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला उदाहरण, ढल रही है रात, आता है सवेरा। द्वितीय उदाहरण में कहा जा रहा है कि जीवन की रात विदा होती, अब शीघ्र सवेरा आएगा। यहां पहले में भी रात और सवेरा शब्द आया है, और द्वितीय उदाहरण की बात करें तो यहां भी रात और सवेरा। पहले का देखिए, ढल रही है रात, आता है सवेरा। वक्ता ने कहा ढल रही है रात, आता है सवेरा। श्रोता ने सुना और सुनकर के उसने पहली बार में ही सीधा अर्थ ग्रहण किया कि रात जो है वो ढलती जा रही है, और जब रात पूरी तरह से ढल जाएगी, पूरी तरह से व्यतीत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सवेरा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। तो यहां देखिए, हमने रात का अर्थ रात ही लिया है, सवेरे का अर्थ हमने सुबह या सवेरा ही लिया है, यानी किसी प्रकार की कल्पना या तर्क शक्ति का प्रयोग हमने नहीं किया। वक्ता ने जैसा कहा उसका सीधा अर्थ हमने वैसे ही उसी रूप में ग्रहण कर लिया। जब वक्ता के द्वारा कही गई बात के अर्थ को यथावत ग्रहण किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये शब्द का सामान्य लोक प्रचलित अर्थ कहलाता है, और इस सामान्य लोक प्रचलित अर्थ को ही मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधार्थ कहते हैं, और इसका बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शक्ति। तो पहले एग्जाम्पल में शक्ति कौन सी हो जाएगी? अभिधा शक्ति। ठीक है, क्योंकि यहां रात का अर्थ रात लिया है और सवेरे का अर्थ सवेरा। द्वितीय देखिए, जीवन की रात विदा होती, अब शीघ्र सवेरा आएगा। यहां वक्ता कहना चाह रहा है कि जीवन की जो रात थी वो विदा हो रही है, और अब शीघ्र सवेरा जो है वह हो जाएगा या आ जाएगा। तो यहां देखिए कि जीवन में एक रात तो होती नहीं है, जीवन की तो बहुत सारी रातें होती हैं, सवेरे भी जीवन में बहुत सारे आ रहे हैं। तो रात का अर्थ यदि हम रात लें और सवेरे का अर्थ सवेरा लें तो वक्ता का अभिप्रेत अर्थ व्यक्त नहीं हुआ। यहां वक्ता जो है वो ये कहना चाह रहा है कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो रात थी, अब रात जो है वो किसकी प्रतीक होती है? कि रात एक तो होती है कष्ट की प्रतीक, दुख की, या फिर एक अंधकार की प्रतीक होती है। ठीक है, सवेरा जो है यह एक तो सुख का प्रतीक होता है और एक प्रकाश या उजाले का प्रतीक होता है। ठीक है, यहां देखिए, यानी वक्ता कहना भी यही चाह रहा है कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो रात थी, अर्थात जो कष्ट या अंधकार तुम्हारे जीवन में छाया था, वो अब तुम्हारे जीवन से विदा होने वाला है, जाने वाला है।
जब यह अंधकार और कष्ट तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से विदा हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा? सवेरा आ जाएगा। सवेरा मतलब कि आपके जीवन में फिर से प्रकाश भर जाएगा, सुख के दिन जो है वो फिर से आपके जीवन में आ जाएंगे। ये बात हमें पता किससे लग रही है? ये बात हमें पता लग रही है किससे? लक्षणों से। क्योंकि अब तक अंधकार था, कष्ट था, तो ये लक्षण बता रहे थे। अब वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, सुख जो है वो आने लगा है, जीवन में प्रकाश जो है वो भरने लगा है। तो ये बात हमें पता किससे चल रही है? लक्षण से। और लक्षण से प्राप्त होने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ, और बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शक्ति। तो इसलिए द्वितीय उदाहरण में शक्ति कौन सी हो जाएगी? लक्षणा। अभिधा शक्ति के माध्यम से शब्द के सामान्य लोक प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और अभिधार्थ को ग्रहण किया जाता है, जबकि लक्षणा शक्ति में शब्द के मुख्यार्थ से हटकर लक्षणों के आधार पर अर्थ निश्चित किया जाता है। जब लक्षणों के आश्रय से अर्थ निकलता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है, और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही अभिधा और लक्षण दोनों ही अपने आप में स्पष्ट है। दोनों ही एक उदाहरण के द्वारा हम यहां देख सकते हैं कि दोनों में बात जो है वो कही जा रही है, रात और सवेरा दोनों में ही है। लेकिन जहां रात का अर्थ रात और सवेरे का अर्थ सवेरा लिया जाएगा वहां अभिधा, जहां रात का अर्थ अंधकार कष्ट लिया जाए और सवेरे का अर्थ प्रकाश या सुख लिया जाए तो वहां लक्षणा हो जाएगी। तो इसलिए अभिधा और ये लक्षण।